हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस अपने आप में एक बहुत यूनिक टॉपिक है। यहाँ से कई बार काफ़ी कुछ देखने को मिला है, जैसे इंटरनेशनल बिजनेसेस के बारे में उनके क्या मोड्स होते हैं, कैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, उसके रिगार्ड कोई क्वेश्चन है, या इंपोर्ट प्रोसीजर या एक्सपोर्ट प्रोसीजर से रिगार्ड कोई क्वेश्चन है, या उनमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से कोई क्वेश्चन बना है, या इंटरनेशनल बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसी सीक्वेंस में हमने क्या किया है, हमने ये जो पूरा जो यूनिट है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या रीज़न्स हैं क्यों हम इंटरनेशनल बिजनेस में आते हैं, किस किस को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस में आने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आज की जो क्लास है वो बहुत फुल फ्लैग कॉन्सेप्चुअल क्लास जो है आज की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाली है। हमारे जितने भी लेक्चर पीछे हम लोगों ने लिए हैं या जितने भी आप लोगों ने अटेंड किए हैं, आपको दो चीज़ें वहाँ से समझ में आई होंगी। जिन बच्चों ने एक लंबे अंतराल के बाद इन सब टॉपिक्स को लिया है तो वो सारे टॉपिक्स उनके पॉलिश हो गए होंगे। दूसरा, जो बच्चे पहली बार उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं या एक लंबे अरसे से पढ़ा ही नहीं है, एक तरह से नया ही समझ लीजिए, उनको उन टॉपिक्स में या उन टॉपिक्स को समझने में और वहाँ से रिलेट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और हमारा मोटिव भी यही है कि हर लेवल हर ग्रेड का जो बच्चा है, हम किसी को किसी भी तरीके से जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे ब्लो टू अपर हर तरह का जो बच्चा है उसको समझ सके, उसको उतार सके और उसे रिलेट कर सके और उसे याद रख सके। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं पूरा कर पा रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ को कहा था कि कोई भी चीज़ जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे कंटेंट ही है, या जब मैं आपको कोई भी चीज़ डिस्क्राइब कर रहा होता हूँ, तो वैसे तो सिंगल शॉट वीडियोस होती हैं, बट जब मुझे लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर कुछ कमी रह गई है, मैं उस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो वहाँ पर जो है मैं उस वीडियो को वहीं रोक देता हूँ, चाहे वो कितनी भी देर की रिकॉर्ड हुई हो। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मैं अपने आप को सेटिस्फाई ना कर लूँ कि हाँ भाई अब अच्छे तरीके से बच्चों के समझ में आ गया होगा, या जो मैंने समझाया मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को, हमें भी पता होता है कि हम क्या समझा रहे हैं और रिलेट कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर आपको कहीं भी, जैसे अब इंटरनेशनल बिजनेस है, तो जो चीज़ें इंटरनेशनल बिजनेस में आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक हम लोग नया करने वाले हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी जो इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, मतलब कैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में आ सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेस क्या है, उसके डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजी क्या होती है, और एफडीआई क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, ये सारी टर्मोलॉजीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग लेकर के चलेंगे। इनसे अलग क्या चीज़ें हैं, अब देखिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस क्या है ना। तो ये बिज़नेस और इंटरनेशनल बिज़नेस में क्या डिफरेंस है ना।
तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को आपको कराने की आवश्यकता है, और ना ही यहाँ से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन बनता है। बहुत सीधी सीधी सी बात है कि जो भी भारत की सीमाओं के भीतर व्यापार किया जाता है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, वो सारा का सारा जो ट्रेड होता है वो सारा का सारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। जो दो देशों के बीच में व्यापार होता है, ये कह लीजिए कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, है ना, भारत की सीमाओं के बाहर या भारत की जो जितनी भी टेरिटरीज हैं उनके बाहर जो व्यापार किया जा रहा है वो सारा का सारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, जिसमें दो राष्ट्र शामिल हैं। देयर मस्ट बी टू नेशन, जैसे रूस और भारत के मध्य होने वाला तेल व्यापार, ठीक है, चाइना और भारत के बीच में होने वाला जो हमारे जितने भी तरह के कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पार्ट्स होते हैं उनके बीच में उनके मध्य होने वाला व्यापार, ठीक है, जापान और भारत के बीच में होने वाला व्यापार, ठीक है। तो ये जितने भी व्यापार हैं ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माने इंटरनेशनल बिजनेस कहलाते हैं। तो आज हम एक एक चीज़ करके सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रयास एग्जाम्पल के साथ मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई सर इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, किससे कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में जो भी बच्चे नए आए हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़ाते भी रहिए, ठीक है, पढ़ते मत रहिए, पढ़ाते भी रहिए, उसका अपना एक अलग एडवांटेज मिलता है, ठीक है। और बस चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, ठीक है। चलो, तो इंटरनेशनल बिजनेस में दो चीज़ें हैं सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या है कि जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी नेशन हैं, सबके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर मैं भारत की बात करने लगूँ तो भारत चाह करके भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उतना कंजम्पशन हम नहीं कर सकते। भारत चाह करके भी सारे गेहूं का जो प्रोडक्शन होता है, सारे गन्ने का जो प्रोडक्शन होता है, या सारी शुगर या स्पीसीज़ का जो प्रोडक्शन होता है, टी का जो प्रोडक्शन होता है, अकेला भारत कंज्यूम नहीं कर सकता, और ना ही वो इतना स्टोर कर सकता है, वेस्टेज हो जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या आवश्यकता पड़ती है, एक ऐसे जगह की आवश्यकता पड़ती है, एक ऐसी मार्केट की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर उसकी डिमांड है। मैंने गेहूं प्रोड्यूस करा, मैंने अपना कंज्यूम कर लिया, स्टोर भी कर लिया, लेकिन अभी भी मेरे पास गेहूं बचा हुआ है, क्या करूं मैं उसका? तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसे गेहूं की आवश्यकता है, ताकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, मुझे उसका मुनाफा मिल सके, नुकसान ना हो, और हमारे बीच के जो व्यापारिक संबंध है या किसी भी प्रकार के संबंध हैं वो और ज़्यादा सुदृढ़ हो सके, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। अब आप समझिए, ये तो रहा थ्योरेटिकल, अंग्रेजी में आ जाते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे भी हैं, कहेंगे सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसे हालांकि बच्चे बड़े प्यारे हैं, कहते नहीं हैं, समझ लेते हैं। या तो लैंग्वेज ऐसी है या हिंदी और इंग्लिश। एक एडवांटेज ये भी होता है, देखो हिंदी और इंग्लिश का ये एडवांटेज होता है कि बच्चा पढ़ करके समझ जाता है। बाकी तो सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे कॉमन लैंग्वेज वर्ड्स होते ही होते हैं। हाँ, कुछ कुछ कभी कभी मैं शुद्ध हिंदी बोल जाता हूँ, जैसे सुदृढ़, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि उसका मतलब ना पता हो। इसका मतलब होता है देयर विल बी अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द टू पर्सन्स, ठीक है। तो कोई भी कंट्री, नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन रिगार्ड टू इट्स रिक्वायरमेंट, नॉर कैन इट कंज्यूम ऑल दैट इज प्रोड्यूस, ठीक है। ना तो कोई देश स्वयं आत्मनिर्भर हो सकता है। जैसे भारत ना 1991 से पहले बड़ा आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर क्यों था? कि भाई सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो 1991 के बाद पॉलिसीज चेंज हुई। पॉलिसीज जब चेंज हुई तो बाहर के कंट्रीज़ की जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भारत में जगह दी गई।
इसका मेन एडवांटेज ये भी होता है कि आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, ताकि आपको उसे एक्सचेंज ना कराना पड़े और उस पर जो लगने वाला एडिशनल कॉस्ट है उससे भी आप बच जाए। बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि कोई भी कंट्री इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती कि वो सारी ज़रूरतें पूरी कर ले, है ना। दूसरा, कोई भी देश ऐसा नहीं हो सकता जो सारी चीज़ों को कंज्यूम कर ले कि भाई मैं सब कुछ खा जाऊंगा, सब निकल लूंगा, कोई नहीं होता, ठीक है ना। अगर रशिया, यूएई, यूएसए, इन लोगों के पास क्रूड ऑयल है तो ये कहने लगे कि नहीं भाई मैं सारा क्रूड ऑयल कंज्यूम कर लूँगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है बाहर भेजने की। ईरान तो संभव ही नहीं है, ईरान का तो सारा व्यापार ही तेल पर चलता है, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। दूसरा क्या है, तो इन्हीं के लिए क्या करते हैं हम, एक्टिविटीज़ करते हैं कि भाई ठीक है मैं दूसरे जगह चला जाता हूँ जहाँ पर इन सब चीज़ों की जो मेरे पास एक्सेस है वहाँ पर हो सकता है उसकी स्कैर्सिटी हो, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के मैं उन चीज़ों को क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स विच आर कैरिड आउट बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ऐसे ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, माने इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत ईजी है। टू अचीव हायर रेट ऑफ प्रॉफिट। कैसे साहब, बहुत सीधी सीधे से एक उदाहरण दे देता हूँ, रिलेट करने का प्रयास करना, बाकी छोड़ो, उसके बाद अंग्रेजी में जाएंगे। आप कभी किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाना दिल्ली में, माने किसी भी जंतर मंतर मान लो या कहीं भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर, है ना। तो जब आप जंतर मंतर या किसी भी ऐसी जगह पर जाओगे तो वहाँ पर आप देखना टिकट फॉर इंडियन पीपल एंड टिकट फॉर द इंटरनेशनल या फॉरेन पीपल्स, दोनों के रेट्स में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा। मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। मतलब ये है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमें मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका स्कोप वाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें नए कस्टमर्स मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। अब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उससे उस पर लगने वाली जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा से इम्पैक्ट उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर पड़ेगा। मतलब क्या है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई, आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए, तो आपका होने वाला जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो सीधा सीधा सा आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट माने डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर ही केवल और केवल ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है। मान के चलिए एमबीए चाय वाला, तो एमबीए चाय वाला अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाए तो उसे 2-3 लोगों से compete करना पड़ेगा, ठीक है। कॉफ़ी कैफ़े हो गया, स्टारबक्स हो गया, बस। लेकिन जब तक वो डोमेस्टिक ट्रेड कर रहा है, डोमेस्टिक बिजनेस कर रहा है, तो उसे जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, चाय की टपरियां हैं, उनके साथ भी उसको कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा। वो चाह करके भी अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर उसने प्राइस बढ़ा दिया तो लोग वापस से वहीं पे चले जाएंगे चाय की टपरी पे। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो? तो ये एक चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है, आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाते हो जब आप इंटरनेशनली प्लेयर्स बन जाते हो, ठीक है। और प्लेयर से याद आ गया, गली में खेलने वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में खेलने वाले लोग थोड़ी अच्छी ज़्यादा बैटिंग, मतलब उनका प्राइस बढ़ जाता है, स्टेट में और प्राइस बढ़ जाता है ना, नेशनल में और प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जब वो इंटरनेशनल खेलते हैं फिर क्या होता है, अलग ही लेवल होता है। समझ में आ रहा है? तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ये हमारा हाई रेट ऑफ प्रॉफिट को अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, टू टेक फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसमें इंटेल का नाम मैं सबसे पहले लूँगा और उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है। इंटेल क्या करता है, सेमीकंडक्टर्स बनाता है। अब आप देखो, जैसे आपके लैपटॉप है, जितने भी लैपटॉप्स आप देखोगे उन सभी पर इंटेल कोर प्रोसेसर लिखा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि इंटेल ने मार्केट के अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के, ग्लोबली मार्केट के अंदर अपनी लीडरशिप जो है माइक्रो प्रोसेसर्स में लीडरशिप क्रिएट कर रखी है।
वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बना हुआ है, ये इसका एक बेनिफिट है। आप देखो जैसे अमेजोन है, तो वो कौन है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, और वो लीडर ही हैज द लीडरशिप इन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एम आई राइट? चलिए, एप्पल इसका एक उदाहरण हो सकता है। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, मैंने क्या कहा, देखिए हमें इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करता है तो हमें उसी ही करेंसी में उनको क्या करना है, पेमेंट करना है। वो करेंसी कब आएगी, वो करेंसी तब आएगी जब हम उस देश को एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों में, जिनकी हेल्प से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जो कि हमें हेल्प करता है ताकि उस फॉरेन एक्सचेंज से हम अपने पेमेंट्स जो है, जो हमने इंपोर्ट किया है, उसका पेमेंट कर सकें। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज होगा तो हमें अपनी मनी को कन्वर्ट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहीं भी कोई भी डाउट अगर अपने को लगता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना मैं वीडियो के लास्ट में आपको लास्ट वाली जो स्लाइड होगी वहाँ पर आपको अधिगम मंत्रा का ऑफिशियल मेल एड्रेस मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी हमें लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप फर्दर हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द ग्रुप डिस्कशन, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों, उनके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। और क्या है, टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, देयर आर मेनी मोर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू इनिशिएट द एक्सपोर्ट। निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत एक अच्छे स्तर पर जो है कुछ पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करती है, जिससे लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे अभी भारत के अंदर मान के चलिए कि अगर कोई एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार जो भी उसने एक्सपोर्ट से मनी रेज किया है या प्रॉफिट गेन करा है, उसमें 50% की जो डिडक्शन है वो कर दी जाती है। The earned on export earning are deducted by 50% of calculation of tax। भारत में कर की गणना के लिए निर्यात आय पर अर्जित आय में 50% की कटौती की जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे लोग ऑटोमेटिकली इनिशिएट लेंगे कि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो कुछ ऐसा एडवांटेज लेने के लिए भी, ताकि टैक्स में हमें डिडक्शन मिल सके और हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके, लोग इंटरनेशनल बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटीज देते हैं। टू डाइवर्सिफाई रिस्क, अभी रिसेंट में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो यूएसए है या बाकी की जो इकोनॉमीज़ हैं वो डिक्लाइंड हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट का। लेकिन उन सब के बीच भी भारत की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ट्रेंड के साथ खड़ी हुई है। क्लियर है ये वाली बात? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए मैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक, और मेरे देश की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगी है, इसका मतलब ये है कि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होगा। अब अगर मैं केवल और केवल अपने ही देश में व्यापार कर रहा हूँ तो मुझे पूरा नुकसान होगा। लेकिन एक ऐसा देश है जिस पर उस डाइवर्स इकोनॉमी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उल्टा बाकी की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन हो रही है लेकिन वो पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है और लोग ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। और मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करना शुरू कर दिया, या मैं ऑलरेडी से वहाँ पर सेल कर रहा हूँ। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मेरे हो रहे लॉस को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने टोटल प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहा हूँ और कुछ हिस्सा वहाँ पर सेल कर रहा हूँ। अगर मैं सारा का सारा यहीं सेल करूँगा तो पूरा नुकसान होगा, लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ पर सेल करूँगा तो केवल मुझे उसी पर नुकसान होगा, बाकी पर मुझे क्या होगा, प्रॉफिट गेन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमने अपने रिस्कों को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। क्लियर है ये वाली कहानी? क्लियर होगी? इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर
बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, और आज हर कोई व्यक्ति या इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर भारत में आना चाहती है और प्रोडक्शन करना चाहती है। और अभी रिसेंट में एप्पल 14 प्रो का जो प्रोडक्शन है, उसका प्रोडक्शन के लिए जो भी मुहूर्त वगैरह किया जाता है वो सब किया गया, मतलब अब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, वो एक चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि लोग भारत में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडियन रिसोर्सेज हैं वो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कुछ ऐसा है, इंडिया के लोगों में कुछ ऐसा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज ही नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ से कॉस्ट भी डिक्लाइन हो जाएंगी। तो ये होता है इंक्रीज द स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? डाइवर्सिफाई द बिजनेस। अब इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? इसमें मैं Xiaomi का एग्जांपल लूँगा। आपने Xiaomi का नाम सुना होगा, XIAMOI, है ना, जो भी है। Xiaomi एक कंपनी है, मोबाइल फ़ोन कंपनी है, और जब चाइना की है, जब भारत में वो आई थी तो केवल वो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू आई थी। लेकिन क्या आज की डेट में Xiaomi केवल मोबाइल फ़ोन बेचता है? नहीं, वो रिस्ट बैंड भी बेच रहा है, वो डिजिटल वॉच भी बेच रहा है, वो टेलीविजन्स भी बेच रहा है ना, स्मार्ट टीवीज, वो डेस्कटॉप पर भी आ रहा है। उसने क्या करा? उसने अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया। आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस आपके बिजनेस को ग्रो करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, जैसे इंडिया है, लेंसकार्ट है, टाटा स्टील है, बोट है ना, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी आई थिंक, मुझे लगता है, मैंने पढ़ा था कहीं पर। तो ये क्या है? आपने अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर लिया, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लिया। अब केवल आप एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, आप उस बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो। ठीक है, ये एक चीज़ है। तो इससे जीडीपी में बड़ी हेल्प मिलती है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। देखो, आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ की, आप उस मोहल्ले की आबादी सोचो 1000 है, आप केवल वहीं व्यापार करो तो कितने लोगों के बीच व्यापार है? 1000। कितने में से? 142 करोड़ में से कुल 1000। आप उस मोहल्ले से निकल करके अपने शहर में गए जिसकी आबादी 2.5 लाख है। 142 करोड़ में आप कितने लोगों की हिस्सेदारी पर व्यापार कर रहे हो? 2.5 लाख। आप डिस्ट्रिक्ट में गए 7 लाख। आप स्टेट में गए 1 करोड़, 2 करोड़, 5, 10, 15। आप कुछ और स्टेट्स में गए, आपकी और हिस्सेदारी बढ़ गई। आप फिर नेशनल लेवल पर वाइडली चले गए, आपकी और हिस्सेदारी बढ़ गई। अब आप इंटरनेशनल लेवल पर चले जाओ, अब आपके कस्टमर केवल इंडिया में नहीं, भारत से बाहर भी हैं, तो आपका जो मार्केट शेयर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? जैसे सैमसंग है, तो सैमसंग इंडिया की कंपनी तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी भारत में 42% की हिस्सेदारी है। ठीक है, टू एक्वायर न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, भारत के अंदर फॉरेन इंडस्ट्रीज आती हैं, सेटअप होता है उनका, उससे क्या होगा? उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब केवल रोजगार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, बल्कि उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराए जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंगली एजुकेशंस में इम्प्लीमेंटेशन होंगे, चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट्स होंगे, है ना। नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए जाएंगे ताकि लोग R&D कर सके। जैसा मैंने सुना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो R&D पर भी कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है और उसे फाइनेंस भी करती है। तो इसका मतलब क्या है कि स्कोप बढ़ जाता है। तो जब स्कोप बढ़ता है तो नया नॉलेज और नई टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है? डेवलप होती है। क्लियर है? जैसे अभी मैं पीछे देख रहा था, शार्क टैंक की बात है, तो उसमें एक व्यक्ति ने एक बड़ा यूनिक सा प्रोडक्ट बनाया था जिसमें वो जितना भी वेस्ट होता है, जैसे पैड्स वगैरह होते हैं, उन सबको वो क्या कर देता है? क्रश कर देता है, उनको सबको जला देता है उस मशीन के अंदर, और जो सारा वेस्ट है वो हो जाता है। और उन्होंने ये बताया है कि पूरे वर्ल्ड में केवल वो एकमात्र कंपनी है जो ऐसा करती है ना। तो ये क्या है? ये नई नॉलेज है, नया क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये एक चीज़ है, और वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही है। ठीक है, फेसबुक वगैरह जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पर भी उनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। ये एक चीज़ है। टू टेक एडवांटेज ऑफ द लो, देखिए ये मैंने भी पीछे भी डिस्कस किया था कि जैसे हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारा जो लगने वाला
ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा प्रोडक्ट की कॉस्ट पर पड़ता है, तो वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है ये वाली कहानी? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू नेशन। राष्ट्र को क्या फ़ायदा है, भारत को क्या फ़ायदा होगा? एक तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसका पेमेंट फॉरेन करेंसी में कर पाएंगे। दूसरा क्या, हम ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी रिसोर्सेज को क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी होगी उन फ्रॉम विच द रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड मोर एफिशिएंटली, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं बस, रिलेट करना। कुछ समय पहले, आज से लगभग 10 साल पहले मान सकते हो, 10-11 साल पहले, देयर वॉज ओनली 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द मोबाइल, या 2 कंपनी की जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इसके अलावा नहीं थी। और आज की डेट में 140 प्लस जो है इंडस्ट्रीज हैं, लगभग हर तरह का मोबाइल जो है भारत में प्रोड्यूस किया जाता है मेक इन इंडिया के तहत। अब एक बात बताइए, एप्पल भी आ गया है, एक बात मैं जानना चाहता हूं बस, अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेयर हाउस इंडिया के अंदर है। अब मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब भारत में ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, इन सब चीज़ों की ग्रोथ होगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? आप कहोगे यस सर बढ़ेंगी। अब जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कहोगे सर जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो जो ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको काम मिलेगा, उनको काम मिलेगा तो उनके घर में पैसा आएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो सर उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये इंडस्ट्रीज़ इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करेंगे कि नहीं करेंगी? सर बिल्कुल करेंगी। आज की डेट में इंडिया के अंदर इंडिया अगर स्टेबल है, इतने सारे नेगेटिव इंटरनेशनली नेगेटिव इम्पैक्ट होने के बाद भी अगर इंडिया स्टेबल है, तो जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है इंडस्ट्रीज़ और जीएसटी से होने वाला कलेक्शन। ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं। भारत में जो सरकार है उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आज की डेट में जीएसटी है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इकोनॉमी अभी तक स्टेबल है। अगर आप दूसरी कंट्री के कंपेयर करोगे तो, और आप लोग तो, हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते भी हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट जो है इंडिया के मार्केट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। पहले एक समय होता था इंडियन मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग मूव किया करता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो एक पोजीशन है वो स्ट्रांग हुई है, उसको आसानी से नहीं हिलाया जा सकता। आप समझ रहे हो? तो इंडस्ट्रीज ना केवल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करती हैं, दे ऑल्सो जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड दे ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर? तो नेशंस को ये फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स को क्या फ़ायदा है? ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज वो यूज़ कर पाएंगे, नई स्किल्स, नई नॉलेज, नए कस्टमर्स, आप समझ रहे हो, नई नई रिसोर्सेज उन्हें मिलेंगी। वी हैव टू इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। जो डोमेस्टिक मार्केट का कंपटीशन, उससे बाहर निकल करके एक ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे जहाँ पर कंपटीशन कम है। डोमेस्टिक में आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पर आपका कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल उठा लो, इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, आपका जो बिजनेस को देखने का नज़रिया है, जो बिजनेस विजन है, चेंज हो जाता है। अब आप क्या चाहते हो? आप ग्रो होना चाहते हो, अब आप अपने आप को बिल्ड करना चाहते हो। जैसे एक एज होती है ना, पढ़ लेंगे, अब नहीं कर रहे, कल कर लेंगे। फिर एक एज ऐसी आती है कि अब लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना, अंदर से एक फीलिंग आती है। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पर चले जाते हैं,
या हमारा बिजनेस उस लेवल पर इंक्रीज हो जाता है तो हम सोचते हैं कि अब ये चीज़ हम लोगों को करनी है, तो विज़न क्लियर हो जाता है। ये एक चीज़ है। आगे बात जब हम करते हैं, आजा भैया, मेरे कैसे नाराज हो रहा है, आ गया। अच्छा, कैसे कैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में आ सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कोई गुफा वुफा बनी हुई है क्या? देखो, एक तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, निर्यात करके कंट्री टू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। जॉइंट वेंचर कर सकते हो। अब जॉइंट वेंचर में क्या बताऊँ आपको, एग्जांपल दे देता हूँ। उबर और वोल्वो, उबर का नाम भी आपने सुन रखा है, वोल्वो का नाम भी आपने सुन रखा है। सोनी एंड एरिक्सन, सोनी एरिक्सन का एक मोबाइल फ़ोन आया था पहले कभी। NBC एंड डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट और क्रूज, मर्सिडीज बेंज एंड वोल्वो, ये सारे के सारे जॉइंट वेंचर हैं। फॉक्सवैगन एंड फोर्ड। क्लियर है? तो जब कोई दो या दो से ज़्यादा कंपनी किसी ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों या अपने बिजनेस ऑपरेशन को इनक्रीज करने के लिए साथ में आती हैं इंटरनेशनली लेवल पर, तो उनको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। आउटसोर्सिंग क्या होता है? अब देखो, तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊंगा आज। एप्पल आउटसोर्स्ड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आईफोन्स टू मैनी अदर फर्म्स। आईफोन अपना फोन खुद नहीं बनाता, दूसरी फर्म्स बनाती हैं। नाम बताओ। फॉक्सकॉन। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं एप्पल के जो सैमसंग क्रिएट करता है। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? तो अब आप कहोगे कि सर, तो एप्पल क्या कर रहा है फिर? एप्पल सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है, सिक्योरिटी बिल्ड कर रहा है। एप्पल का सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सिस्टम है, वो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, उसको डिज़ाइन करता है प्रोडक्ट को, कि मेरा प्रोडक्ट का डिज़ाइन ये होगा, सिक्योरिटी ये होगा, सॉफ्टवेयर ये होगा। वो कंटिन्यूसली उसको, देखिए, मोबाइल फ़ोन के अंदर, मोबाइल फ़ोन की बॉडी का पैसा नहीं है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जो सिक्योरिटी सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है, और उसका जो लुक है, डिज़ाइन है, उसका पैसा है। आप एग्री कर रहे हो इस चीज़ को? यस और नो? तो एप्पल भी आउटसोर्स करता है, ठीक है? आउटसोर्सिंग समझ गए? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंचाइजी क्या होती है? आपको डोमिनोज, आप डोमिनोज जाते होंगे, पिज़्ज़ा हट जाते होंगे, मैकडोनल्ड्स से जाते होंगे, बीकानेर जाते होंगे, हल्दीराम जाते होंगे, डेफिनेटली जाते होंगे। सब क्या हैं? फ्रेंचाइजीज हैं। मतलब क्या है कि मैंने एक बॉडी क्रिएट करी और उस बॉडी को एक्सपेंड किया। धीरे धीरे जब वो एक्सपेंड होने लगी और वो बिजनेस वायरल ग्लोबली एक्सपेंड होने लगा, तो लोगों का एक इंटरेस्ट जो है उस बिज़नेस में जागने लगा कि भाई अगर हम इस बिज़नेस को करें तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब अगर वो अपना खुद का करेंगे तो हो सकता है उसकी एक ब्रांड इमेज बनाने में उनको टाइम लगे, तो वो क्या करते हैं, वो मेरे पास आए कि साहब आप क्या हमें अपना बिजनेस दोगे? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको फ्रेंचाइजी दे देता हूँ, यू कैन यूज माई नेम एंड माई प्रोडक्ट, राइट? लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड किसका होगा? मेरा। मैंने जो पॉलिसीज, प्रोडक्ट, जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो मेरे बनाए हुए होंगे, आप केवल उसको देखोगे। आप समझ रहे हो? उसके बदले प्रॉफिट ऑब्वियसली वो गेन करेंगे, उसके बदले मैं कमीशन चार्ज करता हूँ, पैसा लेता हूँ ऑब्वियसली अपना नाम यूज़ करने के लिए। अब मेरा कोई नाम यूज़ करेगा, ऑब्वियसली बात है, पैसा लिया जाएगा, ठीक। एक होता है टर्न की प्रोजेक्ट, या आपने पहली बार सुना होगा। होता क्या है, आपने कभी एयरपोर्ट्स देखे हैं? ऑब्वियसली देखे होंगे, कैसी बेकार की बात कर रहा हूँ। तो एयरपोर्ट्स बना कोई रहा है, यूज़ को, फिर उन्होंने जब बना दिया, बिल्ड कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, फिर उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया कि साहब ये लो, अब आप इसको संभालो, आप इसकी देख रेख करो। यहाँ पर जितने सब लोग हैं उन सबको ट्रेन कर दिया गया है, उन सबको ड्यूटी समझा दी गई है, कहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, सिक्योरिटी कैसे काम करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे काम करेंगे, हमने सब कुछ करके दे दिया है, अब ये आपके हवाले। क्लियर हो गई बात? यस और नो? टर्न की प्रोजेक्ट, इसको कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। क्लियर? आगे बात करते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं बता देता हूं क्या क्या है एग्जाम्पल के। 2020 कोविड पीरियड में
कुछ कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था, गूगल, फेसबुक और वॉलमार्ट, और फेसबुक ने तो $5.7 बिलियन की एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया था रिलायंस जियो के अंदर, और इसी वजह से कोविड में रिलायंस जो डेप्ट फ्री हो गई थी। होता क्या है कि जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स या इक्विटीज को एक्वायर कर लेता हूं, और केवल सिक्योरिटीज ही एक्वायर नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उसके माध्यम से जो वहां का बिजनेस है उसमें शामिल भी हो रहा हूं, उसको एफडीआई कहा जाता है। यहां पर केवल मैं सिक्योरिटीज में ही नहीं घुस रहा हूं कि भाई सिक्योरिटीज लेनी होगी, नहीं, यहां पर मैं बिजनेस में भी घुस रहा हूं। समझ में आ रहा है? मैं अपना बिजनेस भी करूंगा वहां पर। एफपीआई में क्या होता है, यहां पर हम बिजनेस में अपना बिजनेस नहीं करते, यहां पर हम केवल सिक्योरिटीज ले लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार और समझो एफडीआई और एफपीआई को। एफडीआई में मैंने आपकी कंपनी है, मैंने उसमें पैसा लगाया। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई देखो तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें मेरा प्रोडक्ट भी बिकेगा, वो एफडीआई है। मैंने तुम्हारे में पैसा लगाया कि भाई तुम अपना धंधा करते रहो, तुम्हारे शेयर का प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा मेरे को बेनिफिट होता रहेगा, ये एफपीआई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन, देखो एग्जांपल समझ लेते हैं फिर बाद में अंग्रेजी समझेंगे। गूगल ने एक्विजिशन किया किसका? एंड्रॉइड का। डिज्नी ने एक्विजिशन किया किसका? पिक्सर और मार्वल का। एक्सन मोबाइल, आप समझ गए? जब दो या दो से ज्यादा की जो एंटिटीज होती हैं वो किसी एक में कन्वर्ट हो जाएं, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज किसी एक में कन्वर्ट हो जाएं तो उसको मर्जर कहा जाता है, एक्विजिशन कहा जाता है। लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंसिंग जो है वो फ्रेंचाइजी की तरह ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। लाइसेंस जो होता है उसमें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, और जबकि जो आपका फ्रेंचाइजी है वहां पर हम केवल ट्रेडमार्क की नहीं, वहां पर हम हर चीज की बात करते हैं। जैसे लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि जहां पर एक पर्सन को परमिशन मिल जाती है कि वो अपना प्रोडक्ट क्या कर सके, लीगली प्रोटेक्ट कर सके, टेक्नोलॉजी को लीगली प्रोटेक्ट कर सके, और बिजनेस को क्या कर सके, पर्टिकुलर मैनर में चला सके, फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन द एग्रीड टेरिटरी। कि भाई आप इस क्षेत्र में, जैसे स्कूल की एफिलिएशन है, ये स्कूल का नाम है, तो वो क्या लाइसेंसिंग है। आप लाइसेंस ले लो, उसके बाद आप वो बिजनेस चलाइए कि आप इस क्षेत्र में इस नाम से व्यापार चला सकते हो। क्लियर है? सिमिलर ही है, थोड़ा सा अंतर है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? ये एक आउटसोर्सिंग का ही पार्ट है। जैसे आउटसोर्सिंग काम करती है ठीक उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, लेकिन ये आउटसोर्सिंग हर तरीके से काम करेगी और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग केवल मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगी। जैसे एप्पल किसी दूसरे व्यक्ति से मोबाइल फोन बनवा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी एक उदाहरण हो सकता है। क्लियर है? स्ट्रेटेजिक अलायंस, या आप ये भी समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कि बहुत सारी कंपनीज अलग अलग कंपोनेंट्स बनवाती हैं, अलग अलग कंपनीज से, ऑटोमोबाइल कंपनीज, और फिर अपने यहाँ पर आकर के उनको क्या कर देती हैं, मर्ज कर देती हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है, जैसे मारुति सुजुकी, ये स्टारबक्स और क्रोगर, समझ में आ गया? तो ये क्या करते हैं, ये दो कंपनी आपस में मिलती हैं और कोई तीसरी कंपनी क्रिएट कर देते हैं। ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है। आज के लिए बस इतना ही है। बाकी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो जो चीज़ें थी बताई दी, ठीक है? और बाकी अगर आपको कहीं कोई डाउट क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना मेल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा और आपने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, आपके फीडबैक्स का। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।